हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बीए या बीडीपी प्रोग्राम के सब्जेक्ट EHI 04 अर्थात भारत 16 से 18वीं शताब्दी के मध्य तक, इसके अंतर्गत इकाई 1 अर्थात मध्य और पश्चिम एशिया में राजनीतिक संगठन, इसके इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तुरान और ईरान की भौगोलिक सीमा, उज़्बेकों और सफ़वियों का पूर्ववर्ती इतिहास, मध्य एशिया में राजनीतिक संगठन के समय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ट्रांसऑक्सियाना में उज़्बेक सत्ता की स्थापना तथा सफ़वियों का उदय। अगर फ्रेंड्स पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये ट्रांसऑक्सियाना में उज़्बेक सत्ता की स्थापना, इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। साथ ही सफ़वियों का उदय ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये फ्रेंड्स मुगल काल को समझने के लिए उनका जो इतिहास है उनको समझना जरूरी है और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप बीए या बीडीपी प्रोग्राम के अन्य चैप्टर्स या एमए के भी कई सब्जेक्ट का चैप्टर्स का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोस का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी अन्य वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को देख लेते हैं। भारत का मध्यकाल मुस्लिम शासन के स्थापन और उत्थान का काल रहा है। ठीक है, असल इसी दौरान जो मुस्लिम साम्राज्य है उसका स्थापना भी हुआ और उत्थान भी हुआ। ठीक है, मुख्य रूप से भारतीय मध्यकाल में मुगल साम्राज्य का वैभवशाली और पराक्रम से भरा इतिहास भरा रहा है। ठीक है, मुगल काल जानते ही हैं इसके बारे में। मध्य और पश्चिम एशिया की राजनीतिक उथल पुथल ने भारतीय मध्यकालीन इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया। ठीक है, इसीलिए भारतीय मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए ये मध्य और पश्चिम एशिया की राजनीतिक स्थिति को जानना जरूरी है। ठीक है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का श्रेय तैमूर लंग को जाता है। ठीक है, उनके ही उत्तराधिकारियों ने गुलाम वंश की नींव डाली। आप जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की नींव डाली थी। नहीं, साथ ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, गुलाम वंश के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी आदि वंश के उपरांत भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, आप जानते हैं जो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसे बाबर ने परास्त किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, मुगल काल की स्थापना का मुख्य कारण उत्तर पश्चिमी एशिया की राजनीतिक अव्यवस्था थी। ठीक है, 15वीं शताब्दी में तुरान और ईरान नामक दो नए राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, जिसमें तुरान पर उज़्बेकों और ईरान पर सफ़वियों का शासन था। ठीक है, तो ये जो दो नए राज्य बने या दो नए देश बने, उसमें से तुरान पर उज़्बेकों का और ईरान पर सफ़वियों का शासन था। ठीक है, तो ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए इन दोनों को अच्छे से समझ लेना जरूरी होगा। ठीक है, ये जो उज़्बेक और सफ़वी ये आपस में भयंकर संघर्ष करते रहते थे। ठीक है, हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक है, इन्हीं कारणों से बाबर ने भारत का रुख किया। ठीक है, अर्थात बाबर को अच्छा से वहाँ पे राज्य मिल नहीं रहा था। ठीक है, इसलिए उन्होंने भारत का रुख किया और पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, पहले के मुस्लिम शासकों का हमला भारतीय खजाने को लूटने के उद्देश्य से होता था। ठीक है, किंतु साम्राज्य स्थापना करने का विचार तैमूर के बाद बाबर को आया, जो एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई। तुरान और ईरान की भौगोलिक सीमा। ठीक है, तुरान एशिया का वह भाग जो यूनान की सीमा से लगा है, मध्यकाल में मध्य एशिया अथवा तुरान कहलाता था। ठीक है, ये क्षेत्र शुष्क, अर्धशुष्क, रेगिस्तानी,
पहाड़ी आदि सभी प्रकार की विविधता से परिपूर्ण था। ठीक है, भौगोलिक विविधता के साथ साथ इनके निवासियों की जीवन शैली में भी विविधता थी। ठीक है, बंजारे, घुमंतू, पशुपालक नहीं, स्थायी निवास करने वाले सभी प्रकार के लोग थे। ईरान का बात कर लेते हैं। तो ईरान की सीमा भारत के पंजाब के समतल भूमि तक विस्तृत है। ठीक है, यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही घोड़े की उन्नत नस्ल के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ जीवन यापन के लिए विभिन्न क्षेत्र उपलब्ध नहीं थे, बल्कि क्षेत्र के अनुसार लोगों ने विविधतापूर्ण जिंदगी जीना सीख लिया था। ठीक है, यहाँ पशुपालक, कृषक, बंजारे आदि लोग रहते थे। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये तुरान और ईरान ये दोनों ही क्या था, कबीलाई इलाका था। ठीक है, जहाँ भौगोलिक कठिनता ने जनजीवन को कठोर और आक्रामक बना दिया। ठीक है, अब उज्बेकों और सफवियों का पूर्ववर्ती इतिहास को देख लेते हैं। तो उज्बेक खां के नाम पर उज्बेक वंश की स्थापना हुई थी। उज्बेक चंगेज खां की वंश परंपरा में आते थे। ठीक है, ये सुन्नी थे। इस्लाम धर्म की दो शाखा है, शिया और सुन्नी। ठीक है, तो ये सुन्नी थे, हनफी कानून के अनुयायी थे, चगताई तुर्की थे जो तुर्क मंगोल परंपरा का निर्वहन करते थे। ठीक है, वैसे ही सफवी का देख लेते हैं। तो ईरान मूल के निवासी लोग सूफी परंपरा के कारण सफवी कहलाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ये जो सूफी परंपरा है ये भी एक इस्लाम का ही उदारवादी शाखा है। ठीक है, तो इसको मानने के कारण ये लोग क्या कहलाए, सफवी कहलाए। ठीक है, ये शिया थे। ठीक है, वहाँ पे जो अभी देखे ये क्या थे, सुन्नी, और ये लोग क्या थे, शिया। ठीक है, इस्लाम की जो दो शाखाएं हैं शिया और सुन्नी। ठीक है, तो ये शिया थे और फारसी इस्लामी परंपरा का निर्वहन करते थे। ठीक है, ये लोग अजरी तुर्की तथा फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, मध्य एशिया में राजनैतिक संगठन को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मध्य एशिया का भाग था, ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये नाम जानना जरूरी है। तो ट्रांस ऑक्सियाना में पहले क्या था कि तैमूर वंश के शासकों का शासन था। ठीक है, लेकिन उनके ये शासक आपस में युद्ध करते रहते थे। ठीक है, इन युद्धों में उज्बेक शासकों से सहायता लेने के कारण उज्बेकों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। ठीक है, इनमें से कुछ शासक थे जो उज्बेकों का सहायता लेने लगे, तो धीरे धीरे उज्बेकों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और उज्बेक शासक शैबानी खान, ये नाम भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, उज्बेक शासक शैबानी खान अंततः मौके का फायदा उठाकर उज्बेक साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, इस तरह से ट्रांस ऑक्सियाना में उज्बेक साम्राज्य का स्थापना हो गया। ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना में उज्बेक सत्ता की स्थापना, अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग तो देख लिए कि शैबानी खान ने क्या किया कि ट्रांस ऑक्सियाना में उज्बेक शासक का स्थापना कर लिया। अब इसको डिटेल से समझ लेते हैं, और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है, काहे कि कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए भी देखना जरूरी है। तैमूर वंशी शासकों की आपसी झड़प का फायदा उठाकर शैबानी खां ट्रांस ऑक्सियाना पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, 1500 ईस्वी में शैबानी खां ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये समरकंद। ठीक है, वैसे ही 1501 में उन्होंने सरीपुल के युद्ध में बाबर को हराया। पुनः 1503 ईस्वी में बाबर, मामू, महमूद खां, अहमद खां के संयुक्त मोर्चे को शैबानी खां ने हराया। इस प्रकार शैबानी खान तीनों युद्ध में विजयी हुए। ठीक है, शैबानी खान का संपूर्ण ट्रांस ऑक्सियाना पर अधिकार हो गया। शैबानी खान द्वारा स्थापित उज्बेक साम्राज्य को शैबानीद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शैबानी खान ने इसे स्थापित किया था, इसलिए इसे शैबानीद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तैमूर के वंशजों से ट्रांस ऑक्सियाना का हस्तांतरण यदि उज्बेकों की कूटनीति और शक्तिशाली नेतृत्वों का परिणाम था, तो तैमूर वंशी शासकों की कुछ कमियां भी इसके लिए जिम्मेदार रही। ठीक है, अर्थात क्यों इतना आसानी से शैबानी खान ने ट्रांस ऑक्सियाना पर
अपना साम्राज्य स्थापित कर पाया। ठीक है, तो इसके लिए दो बात महत्वपूर्ण है। तो पहला तो जो उज्बेकों की कूटनीति और शक्तिशाली नेतृत्व, और साथ ही जो तैमूर वंशी शासक थे उसमें भी कुछ कमियां थी जिसको देखना जरूरी है, जैसे अयोग्य और अकुशल तैमूर वंशी शासक। ठीक है, ये एक कारण हो गया। परस्पर वैमनस्य और निरंतर संघर्ष करते रहते थे ये, साथ ही प्रशासनिक संरचना में खोखलापन। ठीक है, तो ये सब कमियां थी तैमूर वंशी शासकों में, जिस कारण ट्रांसऑक्सियाना पर शैबानी खां का साम्राज्य स्थापित हो सका। ठीक है, अब उज्बेकों, फारसियों और तैमूरों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, ट्रांसऑक्सियाना पर जो उज्बेकों का सत्ता स्थापना है उसी से संबंधित है। ठीक है, शैबानी खां की महत्वाकांक्षा ने फारस पर आक्रमण करने को प्रोत्साहित किया। ठीक है, 1510 ईस्वी में शाह इस्माइल से भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है, अब क्या हो गया, शाह इस्माइल से इसका युद्ध होता है। ठीक है, और शैबानी खां की हार हुई और वो मारा भी गया। ठीक है, शाह इस्माइल ने ट्रांसऑक्सियाना को उज्बेकों से छीन लिया और बाबर को सत्ता में स्थान दिया। ठीक है, किंतु बाबर के विरुद्ध गुटबाजी और सिया शाह से संबंधों में कटुता के कारण पुनः बाबर को ट्रांसऑक्सियाना छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो क्या हो गया, अब शासन किसके हाथ में चला गया, शाह इस्माइल के हाथ में चला गया, जो कौन थे, जो सफवी राजा थे। ठीक है, अब उज्बेक सत्ता का पुनः उदय, अर्थात अब शाह इस्माइल से किस तरह से फिर इन्होंने अपना सत्ता वापस पाया। ठीक है, सत्ता से विस्थापित होने के बाद उज्बेकों में शाह इस्माइल और बाबर से युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, किंतु शैबानी खां का भतीजा ने युद्ध करने की हिम्मत जुटाई और अपने कुशल नेतृत्व से उन्होंने बाबर को हराकर ट्रांसऑक्सियाना पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तत्पश्चात उज्बेकों की शक्ति में वृद्धि हुई और बुखारा, समरकंद आदि पर भी उज्बेकों ने अधिकार कर लिया। 1514 ईस्वी में शाह इस्माइल और ओटोमन साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, हाँ ये भी एक है, हाँ ओटोमन साम्राज्य, हाँ इसको भी जानना जरूरी है। तो शाह इस्माइल और ओटोमन साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शाह इस्माइल की हार हुई और इस प्रकार उज्बेकों को पुनः सत्ता की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ पे शाह इस्माइल भी मारा गया। हाँ, ठीक है, अब उज्बेक साम्राज्य किस तरह से चलता था, ठीक है, इसको देखते हैं। उज्बेकों के आय का जो मुख्य स्रोत लूट, युद्ध, नगर कर तथा व्यापारिक हस्तक्षेप थे। कृषि कर्म में अकुशल तथा अपर्याप्त संसाधनों की वजह से अनाजों की पैदावार कम होती थी। ठीक है, खाद्यान्न समस्या के कारण इनका झुकाव लूटमार एवं व्यापारिक मार्गों पर चुंगी वसूलने की ओर हुआ। ठीक है, साथ ही रेशम के व्यापार का मुख्य मार्ग होने के कारण ट्रांसऑक्सियाना का क्षेत्र फलता फूलता रहा। ठीक है, आगे उज्बेकों के आय में कमी होने के कारण यह भारत की ओर लूट के लिए प्रोत्साहित हुआ। ठीक है, अब ट्रांसऑक्सियाना में क्या हो गया, हम लोग किसके बारे में देख लिए, उज्बेकों के साम्राज्य के बारे में देख लिए। अब हम लोग देख लेंगे सफवियों का उद्भव। ठीक है, इलखानिद राज्य के अवशेष पर सफवी साम्राज्य का उद्भव हुआ। ठीक है, इलखानिद राज्य नाम जानना जरूरी है। ठीक है, किसी भी बड़े साम्राज्य की नींव पर ही कोई बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य अवस्थित हो सकता है। सफवी साम्राज्य की प्रसिद्धि और शक्ति संपन्नता के पीछे भी इसके पूर्व के शक्तिशाली एवं विस्तृत साम्राज्य थे। ठीक है, इलखानिद का विस्तार मेसोपोटामिया, अजरबैजान से लेकर सिरबन तक फैला था। इलखानिद साम्राज्य के विस्तार के क्रम में दो अन्य शासकों का आधिपत्य भी कुछ क्षेत्रों पर था। ठीक है, ये दो नाम भी जान लेना जरूरी है, कभी कभी टिप्पणियों में पूछा जाता है। ठीक है, अक क्यूयूनलू तथा कारा क्यूयूनलू। ठीक है, ये दोनों राज्य भी अपने समय के शक्तिशाली और लड़ाकू थे। इन राज्यों में विभिन्न नस्ल और संप्रदाय के लोग रहते थे।
इन दोनों राज्यों की भूमिका सफुवियों के इतिहास में महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं अक्यूयुनलू और काराक्यूयुनलू को। ठीक है, तो अक्यूयुनलू लोग क्या थे? सुन्नी थे। इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा उजुन हसन था। ठीक है, काराक्यूयुनलू राजवंश के शासन जहान शाह को हराकर उजुन शाह ने लगभग पूरे ईरान पर शासन किया। ठीक है, यह साम्राज्य विस्तृत था जिसकी सीमा तैमूर की सीमा के करीब तक आ गई। ठीक है, साम्राज्यवादी होड़ में उजुन शाह का युद्ध ओटोमन शासक मोहम्मद द्वितीय से हुआ और उजुन हसन हार गया तथा उसकी मौत भी हो गई। ठीक है, सफवी शासकों का सियासती सफर उजुन हसन खां की बहन खदीजा बेगम से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो अभी तक क्या था? ये इसका पूर्ववर्ती इतिहास का बात हो रहा था। अब सफवी शासकों का सफर कैसे शुरू होता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये उजुन खान की जो बहन खदीजा बेगम, तो इसी से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? इनकी शादी सफुविया नेता शेख जुनैद से हुई थी। ठीक है, कहा जाता है शेख जुनैद सूफी संप्रदाय का पहला आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, शेख जुनैद के पुत्र का तीसरा लड़का, ठीक है, शेख जुनैद के पुत्र का तीसरा लड़का इस्माइल, ठीक है, सफवी साम्राज्य का संस्थापक बना। ठीक है, शाह इस्माइल, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा कर लिया है। ठीक है, 1501 ईस्वी में अक्यूयुनलू पर इस्माइल ने विजय पाई और सफवी साम्राज्य को प्रतिष्ठा मिली। ठीक है, अब तुर्कमान और सफवी इन दोनों के बीच के संबंध को देख लेते हैं। सफवी साम्राज्य के संस्थापक इस्माइल ने अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए तुर्कमान कबीले के साथियों की मदद ली थी। ठीक है, ये तुर्कमान जो कबीले थे ये इनको मदद किए थे। साथ ही ईरानी साम्राज्य में तुर्कमान को अत्यधिक महत्व भी प्राप्त था। ठीक है, सफवी साम्राज्य में तुर्कमान को ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित किया गया था। इस प्रकार सफवियों की शक्ति के आधार के रूप में तुर्कमान कबीले का महत्व निर्विवाद है। सियाबाद और सफवी, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। सफवी शासकों ने धर्म और राज्य को एकीकृत किया और सिया धर्म को राजनीतिक रूप से सशक्त किया। ठीक है, इस प्रकार सिया धर्म सफवियों का राजधर्म बना। सिया और सुन्नी क्रमशः सफवी और उज्बेक शासकों का समर्थन पाकर विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। ठीक है, सफवी और उज्बेक ओटोमन संघर्ष। ठीक है, सफवी शासकों की शक्ति और उज्बेकों की साम्राज्यवादी नीति, ठीक है, ओटोमन और उज्बेकों के युद्ध को अनिवार्य बना दिया। ठीक है, शाह इस्माइल को ओटोमन शासक से करारी हार मिली। इसके बाद भी दोनों ओर से लगातार संघर्ष जारी रहा। ठीक है, खुरासान पर उज्बेकों ने 5 बार आक्रमण किए और अजरबैजान पर ओटोमनों ने 4 बड़े आक्रमण किए। इन युद्धों में किसी की निर्णायक हार नहीं हुई, किंतु ओटोमनों के साथ संधि पर हस्ताक्षर जरूर किए। ठीक है, सफवी शासन का स्वर्ण काल शाह तहमस्य के अलावा शाह अब्बास वन के शासनकाल को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने परंपरागत और धार्मिक आधार को त्याग कर साम्राज्य को विकसित अवस्था में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और प्रशासनिक सुधार किए तथा एक मजबूत सैन्य संगठन की स्थापना की। ठीक है, राजभक्त गुलामों को प्रतिष्ठा प्रदान की तथा उनका एक नया समुदाय निर्मित हुआ। ठीक है, इस प्रकार सफवी साम्राज्य एक शक्ति संपन्न आधुनिक सैन्य संरचना से युक्त साम्राज्य बना। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द इसी विषय का अगला वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।